students, I am Pooja Dhuran, and in today's session, we will discuss some more expected MCQs on human resource management and business management for your upcoming NTA UGC NET Commerce exam, जो कि होने वाला है जून के अंदर। 15 to 20 जून के अंदर आप लोगों की डेट्स आ जाएंगी कि कब आप लोगों का एग्जाम होगा। बट बिफोर द एग्जाम ना सिर्फ आप लोगों के लिए कंसेप्ट्स को पढ़ना जरूरी है, बट उसके साथ ही डेली बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस, कुछ एमसीक्यूज करना जरूरी है। सो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिससे आप लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर पाए एंड उस नॉलेज के अंदर अपनी और इंफॉर्मेशंस को भी बूस्ट अप कर पाए। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा आज के सेशन में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे और इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप कितने नंबर को यहाँ पर गेन कर सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे 5 एंड अगर 5 क्वेश्चंस के लिए हम लोग नंबर की बात करें तो टोटल नंबर रहेंगे यहाँ पर 10। आज के जो एमसीक्यूज रहेंगे वो बेसिकली रहेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देखिए क्वेश्चंस की जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, बट उन क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस मैंने रखे हैं या किस तरह से आप उन ऑप्शंस में से राइट आंसर को चूज कर पाएंगे तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सो आज का जो हमारा डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। So let's start with the first question, guys. Question first. An organization acquires competitive edge. Competitive edge का मतलब होता है competitive benefits, advantages over others. Means अपने competitors पर एक कंपनी जो competitive advantages को gain करती है वो किन की वजह से करती है? Because of its. Option A, honor, option B, customers, option C, competitors and option D, none of these. मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू सीरीज के अंदर एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप्स बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी। बट यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम की बात कर रहे हैं। बट वो जो टॉपिक था ना वहां पर, वो किसी ना किसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करने में भी हेल्प करेगा। वो कैसे? देखिए, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है या जो भी आपकी कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वो कंपनी के ओनर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या उसके कस्टमर के द्वारा या उसके कॉम्पिटिटर के द्वारा या फिर उसके एम्प्लॉय के द्वारा। तो यस गाइस, एक कंपनी को जो कॉम्पिटिटिव एज या एडवांटेजेस गेन करता है वो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अगर उसके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा स्किल्ड है, कॉम्पिटिटिव है, इंटेलिजेंट है, बेस्ट डिसीजन मेकर है, अच्छे लीडर्स है, कम्युनिकेटर है, तो वो कंपनी हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेगी। और इसीलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको एम्प्लॉय आंसर नहीं दिया गया। अगर यहां पर एम्प्लॉय होता तो आपका आंसर एम्प्लॉय होता, बट अभी नहीं है, देन योर आंसर वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रिमिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स इज कॉल्ड। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को छोटा करवाते हो, ट्रिम का मतलब क्या होता है? उसको छोटा करवाना। तो जब आप अपने एम्प्लॉय, अपने वर्कफोर्स के नंबर को डिक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिलेक्शन प्रोसेस, ऑप्शन बी रिटेंशन प्रोसेस, ऑप्शन सी सक्सेशन प्लानिंग एंड ऑप्शन डी डाउन साइजिंग प्रोसेस। So here our answer is guys option D, downsizing process. देखो डाउन एंड साइज, डाउन का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना और साइज मतलब वर्क फोर्स को
डिक्रीज करना। किसी कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉय काम करते थे, बट अब आपकी कंपनी के पास ज्यादा काम नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आपको ज्यादा वर्कर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप चाहते हैं कि आप 200 एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को वहां से क्या कर दे, एक्सपेल कर दे, तो इसको कहा जाता है डाउन साइजिंग। बट यहाँ पर ए बी सी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बिकॉज दीज थ्री टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस वी ऑल नो, सिलेक्शन प्रोसेस तो वैसे ही नहीं हो सकता ट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स, बिकॉज सिलेक्शन के अंदर तो बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप वर्कफोर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। रिटेंशन प्रोसेस का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को इतनी अच्छी फैसिलिटी देना कि वो कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स की हम लोग बातें नहीं कर सकते। उसके बाद है ऑप्शन सी, सक्सेशन प्लानिंग। देखो गाइस, अगर आप बात कर रहे हो हायर लेवल अथॉरिटीज की, या आप बात कर रहे हो टॉप लेवल जो एम्प्लॉइज है उनकी, उन टॉप लेवल एम्प्लॉय को और ज्यादा टॉपेस्ट लेवल तक ले जाने के लिए आप जो भी प्रमोशनल प्रोग्राम्स या टेक्निक्स अपनाते हो वो कहलाती है सक्सेशन प्लानिंग। जब आप हायर अथॉरिटीज को और भी ज्यादा हायर लेवल्स पर प्रमोट करते हो तो उनके लिए जो प्लानिंग की जाती है दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। ये आप लोअर लेवल एम्प्लॉइज के लिए यूज नहीं करोगे इस कंसेप्ट को, दिस इज फॉर एग्जीक्यूटिव जॉब्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर रहे थे तो हमने आंसर पहले ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो इस तरह से गाइस आप लोग कोशिश करिए जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो उसके जितने ज्यादा ऑप्शंस को आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, ऑप्शन ए कैपिटल कंज्यूम्ड इन रिक्रूटिंग ह्यूमन रिसोर्स, आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया। ऑप्शन बी कलेक्टिव सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन, मींस आप अपनी उस पूरी वर्कफोर्स को जितनी भी सैलरी देते हो, फॉर एग्जांपल आप 1 मंथ में 1 करोड़ सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को देते हो, किसी को 20,000 देते हो, किसी को 1 लाख देते हो। ऑप्शन सी कलेक्टिव एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड किए मतलब खर्च किए, उन सबको कलेक्ट करना या मतलब उनका जोड़ करना, वो ह्यूमन कैपिटल है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो आपको क्या लगता है इनमें से ह्यूमन कैपिटल क्या है? रिक्रूटमेंट पर पैसा खर्च किया वो, या फिर जो कलेक्टिव सैलरी है वो, या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने जो खर्चा किया वो? तो इन तीनों में से कोई भी ह्यूमन कैपिटल को डिस्क्राइब नहीं करता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट मैंने आप लोगों को कहा था कि इन एमसीक्यूज के अंदर हम लोग सिर्फ व्हाट का आंसर नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम लोग वाई का आंसर भी ढूंढेंगे कि वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए जो है ये बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, ये कोई इंटेलिजेंट एम्प्लॉय नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, काम करना पसंद नहीं है, जिम्मेदारियों से दूर भागता है। लेकिन बी जो है ये बहुत ही स्किल्ड, इंटेलिजेंट, कॉम्पिटिटिव, हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनिशिएट करता है। तो यहाँ पे ये जो बी एम्प्लॉय है ना, इसको एक्चुअल में आप ह्यूमन कैपिटल कहोगे, बिकॉज ये वो पर्सन है जिसकी इंटेलिजेंसी को, जिसकी स्किल्स को आप यूज करके आप कंपनी को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है टोटल टैलेंट्स, स्किल्स, नॉलेज ऑफ द वर्कफोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरी वर्कफोर्स जो आपकी कंपनी के अंदर काम करती है, उन सबकी टोटल नॉलेज, स्किल, देयर टैलेंट्स, उन सबको मिलाकर बनती है ह्यूमन कैपिटल। अरे गाइस, आप लोग कैपिटल का ही मीनिंग क्या होता है? अगर किसी कंपनी के पास अच्छी खासी कैपिटल है तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत सारी रिटर्न प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसी तरह से अगर आपके ह्यूमन टैलेंटेड है तो वो जो उसका टैलेंट है टोटल, वो कहलाएगा कैपिटल, और उस ह्यूमन टैलेंट को आप यूज करके अपने कॉम्पिटिटर्स पर कॉम्पिटिटिव एज आप गेन कर सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था। सो इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a function of human resource management?
एज आई टोल्ड यू इन इंट्रोडक्टरी पार्ट कि आज के क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। दैट मीन्स क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, ज्यादा मतलब लेंथ भी नहीं है क्वेश्चंस की, बट उनके अंदर जो मैंने ऑप्शंस पुट अप किए हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बताइए चलिए कि एचआरएम का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑप्शन बी रिक्रूटमेंट, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑप्शन डी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो गाइस, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि आप एचआरएम का ऑपरेटिव फंक्शन कौन सा नहीं है या यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शन कौन सा नहीं है। यहाँ पर सिंपली मैंने ये पूछा है कि एचआरएम का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑपरेटिव में या मैनेजरियल में आपको यहाँ पर कैटेगराइजेशन नहीं करना है। सो हियर financial accounting is not a function of human resource management. बाकी A, B, C thrice are the functions of human resource management. Yes, organizing जो है ये managerial function की कैटेगरी में आ जाएगा, और जो performance appraisal और recruitment है ये आप लोगों का operative functions में आ जाएगा। तो ऑपरेटिव फंक्शंस बताती हूं मैं आप लोगों को। अपने अंदर ना गाइस आप लोग एक डिक्टेशन की आदत भी डालिए, हैबिट भी डालिए। जब भी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाती हूँ, अपने पास एक नोटबुक रखिए, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस बताती हूँ उनको राइट डाउन करिए। सो लिखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑपरेटिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ये शुरू होते हैं प्रोक्यूरमेंट और एम्प्लॉयमेंट से, जिसको आप रिक्रूटमेंट भी कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है वहां पर डेवलपमेंट, देन इंटीग्रेशन, देन मेंटेनेंस, देन रिकॉर्ड एंड रिसर्च, और लास्ट में आ जाता है वहां पर मेंटेनेंस एंड सेपरेशन। सो दीज ऑल आर द ऑपरेटिव फंक्शंस। तो याद रखिएगा मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। Which of the following leadership theory is not including in behavioral approach? इनमें से कौन सी थ्योरी बिहेवियरल अप्रोच में नहीं आती? आपको इस नोट का जवाब देना है। ऑप्शन ए मैनेजरियल ग्रिड, ऑप्शन बी रेंसिस लिकर्ट थ्योरी, जिसमें इन्होंने 7 वेरिएबल्स भी बताए हैं, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी पाथ गोल थ्योरी। अब यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी कंसेप्ट को ना सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। लीडरशिप थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, एक्स एंड वाई जेड थ्योरी या हर्जबर्ग हाइजेन थ्योरी। लेकिन लीडरशिप थ्योरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर 4 अप्रोचेस भी आती है लीडरशिप की, 4 अप्रोचेस। और ये 4 अप्रोचेस हैं ट्रेट अप्रोच, behavioral approach, contingency approach and contemporary approach। और इन चारों ही अप्रोच के अंदर कुछ सर्टेन लीडरशिप थ्योरीज वहां पर आती हैं। तो बट आपको यहां पर बताना है कि इनमें से बिहेवियरल अप्रोच में कौन सी थ्योरी नहीं आती, आपको नोट का जवाब देना है। सो पाथ गोल थ्योरी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर बिहेवियरल अप्रोच। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी जो मैनेजरियल ग्रिड है और रेंसिस लिकर्ट थ्योरी है, ये दोनों ही बिहेवियरल अप्रोच के अंडर आती है। बट अगर पाथ गोल थ्योरी बिहेवियरल अप्रोच का पार्ट नहीं है तो ये कौन सी अप्रोच का पार्ट है? तो ये है गाइस कॉन्टिंजेंसी अप्रोच का पार्ट, जिसको हम लोग सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा 4 अप्रोचेस होती है लीडरशिप की, और उन अप्रोचेस के अंदर डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज को कैटेगराइज किया गया है। सो अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन पार्ट की तरफ। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख ली गाइस, एम स्टैंड मॉडरेट एंड डी स्टैंड फॉर डिफिकल्ट। कंसेप्ट्स यहां पर जो हमने यूज किए, हमने यहां पर किस किस पॉइंट्स के बारे में बात की, हमने लीडरशिप थ्योरीज के बारे में बात की। यहां पर मेन अगर मैं आज यहां पर बात करूं तो हमने लीडरशिप थ्योरीज के बारे में यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े। यूजफुल टिप की अगर मैं बात करूं आज के सेशन के अंदर, आप लोगों ने कभी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की 360 डिग्री टेक्निक के बारे में सुना है?
जिसमें एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है 360 डिग्री बेस पर, मतलब उसके बारे में उसके क्लाइंट से, उसके कस्टमर से, उसके सीनियर से, उसके जूनियर से, सबसे उसके बारे में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय है और ये है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? सर्कल। अब ये बात मैं आप लोग को यूजफुल टिप में क्यों बता रही हूँ, जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो गाइस, जैसे ये एक कंसेप्ट है तो उसको 360 डिग्री में पढ़िए आप लोग। 360 डिग्री का मतलब है कि उसको हर कंटेक्स्ट में पढ़िए। जैसे अभी हमने लीडरशिप थ्योरी का क्वेश्चन किया, तो सिर्फ इस चीज का रट्टा मत मारिए कि पाथ गोल थ्योरी जो है वो लीडरशिप की है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाथ गोल थ्योरी के अंदर कितने लीडरशिप स्टाइल आती है, ये थ्योरी किसने दी है, इसको क्रिटिसाइज किसने किया है, ये कौन सी अप्रोच में आती है। तो ये कहलाती है स्टडी की 360 डिग्री टेक्निक, कि आपको कोई भी कंसेप्ट सभी कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ताकि एग्जामिनर अगर अप्रोच पूछे तो भी आपको पता हो, लीडरशिप स्टाइल पूछे तो भी आपको पता हो, किसने दिया है तो भी आपको पता हो। आई होप ये एमसीक्यू सीरीज को आप लोग डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी नॉलेज को गेन कर रहे होंगे। तो ये एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, किस तरह से आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं कल कुछ और एमसीक्यूज के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ गाइस।